नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया था चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 26 जून 2024 को हुआ था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कर चुके हैं। मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट अलग से बना दी है चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स की, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, ये 2 लाइन्स दे रखी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है और साथ में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। एक काम करते हैं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, एम जो लाइन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर। अच्छा, इस म्यू को जो कॉन्स्टेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बी वेक्टर के साथ भी और टू ए वेक्टर के साथ भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू बी वेक्टर प्लस टू म्यू इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म से, तो क्या बचेगा, 1+2 म्यू इंटू ए वेक्टर। और बचे हुए 2 टर्म से बीच पड़े, वहां से क्या कॉमन आ जाएगा, बी, तो बचा क्या, म्यू माइनस टू इंटू बी वेक्टर। जो दूसरी लाइन है एन वेक्टर, ये दूसरी लाइन दे रखी है, एन वेक्टर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ पर भी हम v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इंटू ए वेक्टर प्लस टू बी इंटू बी वेक्टर। यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को कॉमन लेंगे तो बचा क्या, v प्लस टू इंटू ए वेक्टर। एंड अगर हम इन दोनों से b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू बी माइनस वन इंटू बी वेक्टर। अब दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास लैम्डा और म्यू और वी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलिए दोनों को इक्वेट करते हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस एन लाइन को एम वेक्टर के इक्वल रख देते हैं। दोनों के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1+2 म्यू इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू माइनस टू इंटू बी वेक्टर। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रख दिया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो v प्लस टू इज इक्वल टू 1+2 म्यू, और यहाँ से इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो 2v-1 इज इक्वल टू म्यू माइनस टू। अच्छा, म्यू और v के लिए हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से v की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, टू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टू म्यू माइनस वन। अब इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, टू म्यू माइनस वन। यहाँ तो v की वैल्यू रखी, फिर माइनस वन को दूसरी तरफ भेज दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, म्यू माइनस टू प्लस वन। टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, फोर म्यू माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा म्यू माइनस टू प्लस वन, कितना हो जाएगा, माइनस वन। अच्छा, म्यू को इधर भेजो, फोर म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस वन, इस टू को राइट साइड में भेजते हैं तो प्लस टू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री म्यू इज इक्वल टू वन, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इस म्यू की वैल्यू का हम दोबारा से इसमें पुट कर देते हैं v की वैल्यू निकालने के लिए। टू इंटू 1/3 माइनस वन, दैट इज 2/3 माइनस वन, दैट इज -1/3। अब इस म्यू इज इक्वल टू 1/3 को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी, इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो आप, 1+2 इंटू 1/3 इंटू ए वेक्टर प्लस 1/3 माइनस टू इंटू बी वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करो, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो थ्री इधर जाएगा, 3+2 दैट इज 5/3 इंटू ए वेक्टर। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ पे वन, नीचे एलसीएम कितना आएगा, तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -5/3 बी वेक्टर। तो यहाँ से 5/3 को हम कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 5/3 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स इज गिवन बाय, ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है।
एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन सी है, ये है जो नीचे लिखे हुए 2:1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो ये है, और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशो ये है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के डी लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन के क्या है 2:1, और सेकेंड लाइन के डी क्या है 1:4:8। ये R1 नाम दे दिया, ये R2 नाम दे दिया इसका, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला क्या था, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू R1.R2 अपॉन मोड ऑफ R1 इंटू मोड ऑफ R2। तो रखो फार्मूले में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 × 1 दैट इज 2, 2 × 4 करेंगे दैट इज 8, 1 × 8 करेंगे तो 8 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4, नेक्स्ट 2 स्क्वायर दैट इज 4, और 1 स्क्वायर इज 1। अच्छा ये कितना हो गया, √9 हो गया, जो कि 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको सोल्व करो, R2 का मैग्नीट्यूड निकालो। R2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और 64 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये बनेगा √81, √81 किसके इक्वल है 9 के। तो यहाँ पे R1 मैग्नीट्यूड कितना आया 3, और R2 मैग्नीट्यूड कितना आया 9। अच्छा इनको जोड़ देते हैं। अब ये कितना बना 18 बटे में 3 × 9, कैंसिल करो, ये कैंसिल किया तो 2, तो क्या आया कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/3। तो हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ऑफ इनवर्स 2/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय, दो लाइन्स दे रखी है और इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अच्छा अगर हमारे पास ऐसी दो लाइनें हों, कौन कौन सी, जैसे इस प्रकार की कोई लाइनें हों, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो B1 B2 लिखे हुए हैं ये तो होते हैं इनके डायरेक्शन रेशो, ये क्या है डायरेक्शन रेशो DRs, ठीक है। और ये क्या है इनके पासिंग पॉइंट, ये है पासिंग पॉइंट। तो अगर हमारे पास ये कंडीशंस हैं तो हमारे पास तरीका क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, कि B1 क्रॉस B2 निकालो, उसकी डॉट प्रोडक्ट करो A2 माइनस A1 से अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अच्छा ये मैग्नेट मोड इसलिए लगाया बाहर ताकि पॉजिटिव आए, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पासिंग पॉइंट क्या है फर्स्ट लाइन के, फर्स्ट लाइन के मतलब A1 की वैल्यू कितनी है 1, 2 और 3, और R1 मतलब जो फर्स्ट डायरेक्शन रेशो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, 3, 4। जो नीचे वाले हैं यही तो इसके डायरेक्शन रेशो होते हैं नीचे वाले। अच्छा जो सेकंड लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या है 2, 4, 5, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, और डायरेक्शन रेशो क्या है उसकी, उसकी डायरेक्शन रेशो 3, 4 और 5। अच्छा R1 R2 की जगह हम B1 B2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले में क्या यूज किया B1 B2 यूज किया, तो हम यहाँ पे B1 B2 लिख लेते हैं। ये B1 है, ये B2। अच्छा फार्मूले में देखो, एक तो हमें B1 क्रॉस B2 चाहिए, और क्या चाहिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो निकाल लेते हैं हम पहले ही। इसमें से ये माइनस करो कितना आ जाएगा 1, इसमें से माइनस किया तो आ जाएगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 2, ये तो आ गया। अब हमें चाहिए B1 क्रॉस B2, तो हम ये निकाल लेते हैं अब यहाँ पे B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, और यहाँ पे लिखो B वेक्टर, और यहाँ पे B2 वेक्टर ऐसे। अच्छा इस मैग्नीट्यूड को, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो क्या बनेगा 15 माइनस 16 दैट इज -1, माइनस से लिखा, इसको एक्सपेंड किया 10 माइनस 12 दैट इज -2 प्लस के वेक्टर 8 माइनस 9 दैट इज -1। तो ये कितना आ जाएगा -i प्लस 2j माइनस ऑफ के वेक्टर, ये तो आ गया। अच्छा ये क्या आया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिएगा। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका -1 का स्क्वायर दैट इज 1,
2 का स्क्वायर दैट इज 4, -1 का स्क्वायर अगेन इज 1 रूट 6 आ गया। तो अच्छा, और क्या चाहिए हमें? इसी वेक्टर की v1 क्रॉस v2 की हमें a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो a2 माइनस a1 कितना आया था वो देखो एक बार, हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 1 2 2 आया था, i प्लस 2j प्लस 2k आया था। अच्छा, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो ये आ जाएगा -1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे +4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा। इसको सोल्व करके कितना आया ये हो जाएगा 1। तो इन सब की वैल्यू ऊपर फार्मूले में रख देते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या आ जाएगा? फार्मूले में रखने के बाद क्या आएगा? ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई 1, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी आई √6। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों लाइंस के बीच का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 1/√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इफ the line meets if this line meets this plane at this point, then we have to find this। अच्छा, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे, हम उसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे। एक बार कंडीशन को समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास अगर ये प्लेन है और इस प्लेन पर ये लाइन कुछ मिलती है किसी पॉइंट पी पर, अब जो इस लाइन का पॉइंट है वो इस प्लेन पर भी तो लाई करेगा। हम क्या करें, यहाँ से इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेंगे और प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से जनरल पॉइंट निकालते हैं। पहले x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा -1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 लैम्डा -1, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लैम्डा -1। कैसे निकाला? 1 बाय 1 इनको इक्वेट करते गए लैम्डा के इक्वल। ठीक है। अच्छा, ये जनरल पॉइंट आ गया लाइन का, तो हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं ये वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं x की जगह 2 लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू रखो प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू रखो 4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 14। ये प्लेन की इक्वेशन में हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 6 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर -2 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 12 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 14। अच्छा, ये लैम्डा देखो कितना हो गया? 2 लैम्डा यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 8 और 12 कितना हो गया? ये 20 लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, -6 हो गया। -6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज 20। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20/20 दैट इज 1। लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 1। अब हम इसमें रख देते हैं। हाँ, इसमें रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1 -1 दैट इज 1, 3 इंटू 1 -1 दैट इज 2, एंड 4 इंटू 1 -1 दैट इज 3। तो ये x1 y1 और z1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 2 3। अब क्या काम रहेगा? बस इसमें रख दो। x1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 14। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अ 4 डिजिट नंबर of distinct digit is written at random by using these digits 1 2 3 4। find the probability that number begins with 1। अच्छा, पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 का यूज करते हुए हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? अच्छा, सारे के सारे अलग हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अब कहता है कि हमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक नंबर चूज करना है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जो एक से शुरू होंगे, एक से शुरू होने वाले, मान लिया 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस भरने हैं। यहाँ पे उसने बोल दिया कि ये तो एक से ही शुरू होगा। ठीक है, बाकी 3 प्लेसेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 3, और तीनों अलग हैं। तीनों कैसी चॉइस है? तीनों अलग हैं। तो इनको भरने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, जो एक से शुरू होंगे। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल। ये कितनी थी? टोटल आउटकम्स, और ये थे फेवरेबल आउटकम्स। ये कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
ऊपर भी 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल किया तो क्या आ गया 1/4। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उछाली, and the sum of numbers appearing is covered to be 6. What is the conditional probability that number 2 has appeared at least once? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक डाइस उछालते हैं 2 बार। अच्छा, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक इवेंट ए मान लेते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर्स का सम है वो 6 आ रहा है। 1 के साथ कौन सा आएगा? 5 आएगा। 2 के साथ कौन सा आएगा? फिर 6 आना चाहिए। 2 के साथ 4। 3 के साथ कौन सा नंबर आएगा? 3। 4 के साथ कौन सा बनेगा? 2। और 5 के साथ कौन सा बनेगा? 1। तो ए इवेंट था जिसके अंदर नंबर सम ऑफ नंबर्स कितना आ रहा था? 6। वो तो हमने बना लिया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस? कम से कम 2 एक बार तो आना चाहिए। बी इवेंट है जिसके अंदर कम से कम 2 एक बार तो होगा। कैसे होगा? देखो, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 और 2 6। 6 आउटकम्स तो ये हो गए। हो गए? बिल्कुल हो गए। और कौन कौन से बन सकते हैं? इनके उल्टे बन सकते हैं। 2 1 हो जाएगा, 2 2 तो ठीक है, चलो हो गया, और 3 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और 5 2 6 2। तो ये कितने आउटकम्स आएंगे? ये आए बी के अंदर 11 एलिमेंट्स। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इनके? तो 2 कितने में है? एक इसमें है, एक इसमें। इंटरसेक्शन में तो केवल 2 ही एलिमेंट्स आए। 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है, 4 2 इसमें है, 4 2 इसमें भी है। तो केवल 2 ही एलिमेंट हैं जो कॉमन है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो किसकी निकालनी है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? टोटल आउटकम्स तो कितने बनेंगे? जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम्स बनते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 2 अपॉन 36। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए में एलिमेंट्स देखो कितने हैं? 5 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 36। बस इन दोनों को डिवाइड ही तो करना है। ये आ जाएगी 2 अपॉन 36 अपॉन 5 अपॉन 36। इससे ये कैंसिल किया तो कितनी आएगी? 2 अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 में से 4 में से 3, 3/4। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट इट इज टू बी अ 5। अच्छा, अगर एक डाइस उछालते हैं या तो वो 5 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हमने इवन इवेंट बना लिया। इवन कौन सा इवेंट बना लिया? कि 5 अकर्स, 5 आएगा जब हम डाई थ्रो करेंगे। E2 इवेंट मान लिया, 5 डज नॉट अकर्स, 5 डज नॉट अकर्स। ये 2 इवेंट मान लिए। और तीसरा इवेंट ए बना लिया कि कौन सा? कि आदमी ने जो रिपोर्ट किया वो 5 है। क्या इवेंट बना? द मैन रिपोर्ट्स दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 5 अकर्स। हमने ये इवेंट मान लिया। अब यहाँ से 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक डाइस थ्रो करते हैं तो कितनी है? 1/6। और 5 नए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब ये हो जाएगा 5/6। चलिए ट्री डायग्राम बनाते हैं इसका। कैसे? कि या तो 5 आएगा या फिर नहीं आएगा। और 5 आ जाता है और आदमी भी रिपोर्ट करता है कि 5 है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब 5 भी आ गया, इवेंट इवन भी हो गया, और आदमी ने बोला वो भी हो गया। ए अपॉन E1 ये कितनी है? 3/4। आदमी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। अब 5 नहीं आया लेकिन आदमी ने बोला कि 5 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? मतलब झूठ बोल रहा है, 1/4 माइनस कर दिया।
E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/6 और E2 की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 5/6। बस हो गया हमारा काम। देखो अब क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्चुअली इज अ 5। आदमी भी 5 रिपोर्ट कर रहा है और सच में भी 5 आया था। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके तो ऊपर रख देते हैं 1/6 इंटू 3/4 और दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास नीचे। अच्छा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 3/24, नीचे वाले को सोल्व करेंगे 3/24 प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई है 5/24। अच्छा, नीचे वाले का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम। डायरेक्ट ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 3/24, तो ऐसे कैसा, यहाँ पे बन जाएगा 8/24। इससे 24 से ये कैंसिल किया तो बचा क्या 3/8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इफ द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 25, वेरिएंस 25 है और हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम 6 से बढ़ा देते हैं तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा वो बताना है। देखो एक बार क्या होगा कि हमने ऑब्जर्वेशन मान ली कि x1, x2, x3, x4, x5 और x6 है। ये तो हमारे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन क्या होगा, सबका जोड़ बटे में 6, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बटे में 6, यही होगा। अच्छा, अगर मैं इनका जोड़ लिखूं इसका मतलब क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बटे में 6 है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ केवल इनका जोड़, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स बार आ जाएगा। इसको नोट करके हम रख लेते हैं। वेरिएंस कितना दे रखा है 25, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक इस चीज को ध्यान रखो। अब आगे क्या बोला कि हर एक ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन में 6 जोड़ दिया। हर एक ऑब्जर्वेशन में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास जो नया मीन आएगा एक्स बार आएगा वो कितना आ जाएगा, पुराने मीन से 6 अधिक आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नया स्टैंडर्ड डेविएशन, नया वेरिएंस निकालते हैं। न्यू वेरिएंस एन लिख देते हैं हम, या ठीक है। न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल एक्स आई। अच्छा, एक्स बार को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स आई थे, ये एक्स आई थे तो कैपिटल एक्स आई लिख लेते हैं हम, पुराने एक्स आई में 6 जोड़ दिया तो एक्स आई स्क्र अपॉन एन मतलब 6 माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा, इनकी वैल्यू रख दो। अब वैल्यू क्या क्या है, ये 6 तो नीचे ऐसे कैसा रहेगा, सिग कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स आई प्लस 6 का होल स्क्वायर करना है, माइनस यहाँ पे मीन कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, मतलब लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी उसका स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, पुराने वाले में 6 जोड़ के, तो मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो अब क्या बनेगा, 1/6, आगे इसका होल स्क्वायर कर लो, एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा भी है साथ में, सिग्मा लगाओ, सिग्मा लगाओ इसके, एक्स आई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 एक्स आई माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनेगा, एक्स बार का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 12 एक्स बार, ये पड़ा। अच्छा, सिग्मा को अलग अलग कर दो, 1/6 भी अलग अलग कर देंगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 6। अच्छा, जितनी बार यहाँ पे रनिंग है, आई की रनिंग कहाँ से कहाँ तक ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, तो आई की रनिंग 1 से 6 तक है, तो 36 भी कितनी बार ऐड होगा 6 बार, तो 6 गुना 36 इसको लिख लिया बटे में 6, 6 इसके नीचे भी कर दिया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, प्लस 12 गुणा में सिग्मा एक्स आई अपॉन 6 माइनस आगे मीन का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12 एक्स बार। अब देखो, जो अभी देखा था हमने पुराना वेरिएंस था, यहाँ पे n की जगह 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी थी 25, तो हम यहाँ पे 25 यूज कर लेते हैं। किसकी जगह, इसकी जगह, ए इसकी जगह हमने 25 यूज कर लिया दोनों की जगह, ये तो हो गया 25।
ये बचा 6 से 6 कैंसिल करके 36, इस 36 से हमने इस 36 को कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा यहाँ से इसको कैंसिल किया तो 2 बना, तो बचा क्या 2 सिग्मा एक्स आई माइनस यहाँ पे कितना है 12 एक्स बार। अच्छा मैंने एक वैल्यू और निकाली थी अभी, क्या वैल्यू निकाली थी, जो सिग्मा एक्स आई है मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का सम है पुराने वाली, वो कितना था 6 इंटू एक्स बार था। तो हम यहाँ पे 6 इंटू एक्स बार लिख देते हैं। 25 तो ऐसे कैसा प्लस 2 ऐसे कैसा, इसकी जगह हम क्या करते हैं, जो वैल्यू अभी निकाली थी 6 एक्स बार लिख देते हैं माइनस 12 एक्स बार। अच्छा ये कितना हो जाएगा 12, ये भी 12 है तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा 25। ये हमारे पास आया क्या, अब ये आया हमारे पास नया वेरिएंस था जो। अच्छा हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नए वेरिएंस का अंडर करना पड़ेगा। तो 25 का अंडर कितना हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 8, मीन कितना दे रखा है 10 और वेरिएंस कितना है 40। अब आगे क्या कह रहा है, पहले कैलकुलेट किया तो ये आया, लेकिन वन ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली रिटन एज, कि 21 लिखा गया था किसकी जगह पर 13 की जगह पर। तो हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या होगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। अच्छा ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो मतलब x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x7 प्लस x8 बटे में 8। ये मीन है, मीन का फार्मूला तो है यही कि इसके इक्वल है 10 के। तो सबका सम कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x8 तक कितना आ गया 80। अब मान लिया जो x8 था ना, जो x8 था वो 21 लिख दिया उन्होंने, लेकिन लिखना क्या चाहिए था 13। तो पहले हम 21 लिख देते हैं यहाँ पे x8 की जगह हमने 21 लिख दिया। तो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x7 तक का, मतलब पहली 7 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा 80 माइनस 21। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 59, लेकिन होना कितना चाहिए था 13। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए था हमारे पास 13। तो x8 क्या होना चाहिए था x7 प्लस 13, दोनों तरफ 13 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा ये 72। तो ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मीन निकालता हूँ एक्चुअल मीन, तो न्यू मीन निकालते हैं हम, न्यू मीन निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, सबका सम सिग्मा एक्स आई बटे में एन, एन कितना है 8, तो 72 बटे में 8 कितना हो जाएगा 8 नहीं 72। तो नया मीन कितना आएगा 9 आएगा, बल्कि उसने क्या दे रखा था 10 दे रखा था जो कि गलत था। एक कंडीशन तो होगी हमारे पास नया मीन आ चुका है। अब हम नया वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, वेरिएंस उन्होंने 40 दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन मतलब 8 माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 दैट इज 140। हमें तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, तो ये कैसे आएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये कितना बनेगा 0, तो ये आ जाएगा 14 8 112, तो हो गया 1120। अच्छा इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्जर्वेशन है क्या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन x8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1120। अच्छा ये आठवीं जो ऑब्जर्वेशन है ये हमने देखा था कि हमने इसको क्या माना था 21, तो ये तो गलती से लिखी गई है, इसकी जगह हमें क्या रखना है 13। तो पहले इसमें 21 रख देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यहाँ पे 7 टर्म्स तो ये रही, प्लस x8 की जगह हमें क्या लिखना है 21, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1120। तो पहले हम 7 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। इन 7 टर्म्स का सम क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन
x7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1120 माइनस 21 का स्क्वायर 441। आई थिंक 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 4 441 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा 1120 में से अगर हम 441 को माइनस करते हैं, अच्छा माइनस बाद में करेंगे, अभी तो हमें 13 का स्क्वायर भी तो ऐड करना है इसमें। तो लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 थी, 21 की जगह कितना रखना है, अब 21 की जगह हमें रखना है 13, क्योंकि वो 21 को गलती से लिख बैठे। तो यहाँ पर दोनों तरफ 13 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का सम आ गया हमारे पास, जो लेटेस्ट आया, ठीक है ना। लेटेस्ट को मैं कैपिटल एक्स से लिख देता हूँ, सिग्मा कैपिटल एक्स आई स्क्वायर। इनका सम देखो कितना आएगा, 1120 में पहले 169 को जोड़ा तो कितना आएगा, 9821। अब इसमें से 441 को माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 4, और यहाँ पे इनका 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, तो ये आएगा 848। अब हमारे पास जो नई ऑब्जर्वेशन थी उनका सम आ चुका है, और जो नई ऑब्जर्वेशन है उनका मीन भी आ चुका है। अब हम नया स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन की जगह 8 है, माइनस नया मीन आया है उसका स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आएगा, जो हो जाएगा 848 बटे में 8 माइनस नया मीन कितना आया था, आई थिंक 9 आया था, नया मीन था 9, नया मीन कितना था हमारे पास 9 था, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अच्छा इसको सोल्व कर देते हैं, ये कितने बजाएगा, 8 एक 0 और 6, 8 से 48 माइनस 81। अच्छा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 दैट इज 25। तो ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया नया वेरिएंस, न्यू वेरिएंस आया। लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसका रूट लेंगे। अब रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 5। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओ इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन गलत है इसके, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f of x is equal to x upon under root x square minus 3x plus 2, f of x is equal to x upon x square minus 3x plus 2। अच्छा ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, हम x की वैल्यू जो मर्जी रखें, बस शर्त क्या है, नीचे वाले फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको दिक्कत कब नहीं होगी, जब अंदर वाला क्या होगा, पहली चीज जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस इसको देख लो ये कहाँ पे डिफाइंड है। अब इसको चेक करो एक बार, इसके फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा वे भी करो मेथड से, देखो इसको, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव। जब हम 2 से बड़े नंबर रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, जब हम 2 से बड़े नंबर रखेंगे तो जो ये क्वांटिटी है ये पॉजिटिव रहेगी, और 1 से छोटे रहेंगे तब भी ये क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, प्लस माइनस प्लस भी देख सकते हो, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इक्वल का साइन हमें नहीं लेना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, -1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इफ f of x plus y is equal to f of x into f of y, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो। साथ में कंडीशन दे रखी है f of 0 इज पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं इसमें जीरो ही रख देते हैं, f of 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f of 0 इंटू f of 0। तो मतलब क्या, ये f of 0 इज इक्वल टू f of 0 का होल स्क्वायर। तो हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि f0 की क्या क्या हो सकती है, इसको इस तरफ भेजो, f of 0 होल स्क्वायर माइनस ऑफ f of 0 इज इक्वल टू 0।
तो इसमें से एफ ऑफ जीरो कॉमन आया, बचा क्या, एफ ऑफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एफ जीरो पे दो वैल्यू आई, क्या क्या, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर एफ ऑफ जीरो क्या होगा, वन। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ जीरो तो पॉजिटिव है, तो जीरो तो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, तो कौन सी होगी, वन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द फंक्शन f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज। हमें बताना है ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 कैसा है, फंक्शन की डोमेन क्या n और रेंज क्या ये भी है, और डिफाइन कैसे किया गया, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, 1 1 के लिए तो हम प्रूव कर सकते हैं, वैसे भी लाइन की इक्वेशन है तो 1 1 तो होगी, बस ऑन टू है मेन चीज चेक करना। ठीक है, 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम, हम उन एलिमेंट्स को सेम दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, और इसकी इमेज आएगी तो 2y प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2x इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2y, यहाँ से x इज इक्वल टू y आ गया। हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज लेकर चले और एलिमेंट्स भी सेम दिखा दिए, तो ये तो फंक्शन 1 1 हो गया। अच्छा, ऑन टू के लिए एक बार चेक करो क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर कोडोमेन में ध्यान से देखोगे, कोडोमेन में हमारे पास वन भी है, क्या इसकी रेंज में वन है, अगर वन होगा तो किस की वैल्यू के लिए वन आएगा, मतलब प्रीमेज क्या होगी इस वन की, तो हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। 1 माइनस थ्री, 2x इज इक्वल टू माइनस वन एक्स, माइनस टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, मतलब वन की प्रीमेज क्या कह रहा है, माइनस वन कह रहा है, क्या माइनस वन डोमेन में है, नहीं, तो मतलब इस डोमेन में वन को कोई प्रीमेज नहीं मिली, तो मतलब वन इसकी रेंज में नहीं है, तो इसलिए फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, केवल वन वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इफ p एंड q आर टू सेट्स हैविंग 5 एलिमेंट्स ईच, दोनों में 5 5 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम p टू q इज। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक बार देखो कि अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, जिसमें a में m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b, कहाँ से कहाँ तक, a टू b तक, तो कैसे निकालते हैं, सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n एन सी आर माइनस वन रेज टू पावर n माइनस r इंटू आर रेज टू पावर m। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या m की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n की वैल्यू भी 5 है, तो रखो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 5, 5 सी आर माइनस वन रेज टू पावर 5 माइनस r, और r रेज टू पावर 5। अब बस इसको हम खोल देते हैं, पहले हम r की वैल्यू 1 रखते हैं, और 5c1 माइनस वन रेज टू पावर 4 इंटू वन रेज टू पावर 5 प्लस 5c2 माइनस वन रेज टू पावर, दोनों का अंतर कितना है, 3 इंटू टू रेज टू पावर 5 प्लस 5c3 माइनस वन रेज टू पावर 2 इंटू थ्री रेज टू पावर 5। नेक्स्ट है प्लस 5c4 माइनस वन रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 5, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 5c5 माइनस वन रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 5। अब इसको सोल्व करना है, अब 5c1 कितना होता है, 5 होता है, चलो लिख देते हैं 5। अच्छा, ये पावर कितनी है, माइनस वन की पावर 4 है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5c1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू वन, 5 रहेगा। 5c2 को एक बार सोल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू दोनों का अंतर दैट इज 3 फैक्टोरियल, और ये माइनस वन की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा,
और 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32 प्लस 5c3 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, -1 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इंटू 3 रेज टू पावर 5 प्लस 5c4 दैट इज 5 -1 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये टर्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रही है कुल मिला के, और यहाँ पे बना 4 रेज टू पावर 5 प्लस ये हो गया 5c5 दैट इज 1 और -1 रेज टू पावर 0 दैट इज 1 और 5 की पावर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। अब मैं अलग से सोल्व करता हूँ तो 5 फैक्टोरियल को खोलते हैं 3 तक और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 2 दैट इज 10 आया। तो यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस 10 इंटू 32 प्लस 10 इंटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इंटू 4 रेज टू पावर 5 प्लस 5 रेज टू पावर 5। एक बार इसको एक बार चेक करो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इसमें। ऑप्शंस हैं छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। इसको सोल्व करना है। अब देखो 5 रेज टू पावर 5 देखो कितना होगा। अच्छा हमें पता है क्या 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 क्यूब कितना होता है 125 और 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और 5 की पावर 5 निकालना, हमें क्या करना है इससे गुना कर दो। 25 हासिल 2 12 का 2 हासिल 1 30 और 1 31, तो ये आया 31 25 मतलब 3125। ये कितना होता है 2 रेज टू पावर 5 है, ये 2 रेज टू 4 रेज टू पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10। ये कितना होता है 1024 की गुणा 5 से करनी है और ये माइनस करना है इसमें से। 5 के 20 हासिल 2 10 तो 12 हासिल 1 और 5 हो गया 5120 हो गया। अच्छा इसको देखो अब प्लस क्या करना है, 3 रेज टू पावर 5 है, 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है ये देख लेते हैं अब। अच्छा 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 243, तो साथ में 10 भी 10 से गुणा कर दिया, ये 320 है प्लस 5 माइनस 320 प्लस 5। अब देखो कितना बनेगा ये। अच्छा पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, साथ में 5 भी जोड़ दो इसमें, ये 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 30 बन जाएगा, 3130 में 2430 जोड़ना तो ये कितना हो जाएगा 60 5 5 5560 हो गया। इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करते हैं तो क्या बनेगा 5120 में से 5120 माइनस किया तो 0 4 4 440 बचा, इसमें से फिर से 320 माइनस करना, 320 माइनस करेंगे 0 2 1 तो कितना बनेगा, ये टोटल सोल्व करके हमारे पास है 120। तो कितने ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे 120 ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे पीठ से क्यू तक कोई फंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास दोनों में 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है इसमें भी 5 एलिमेंट है और ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। एक तो मैंने ये पूरा फार्मूले से करके दिखाया, डायरेक्ट कैसे, अगर कोई ऑन टू फंक्शन है दोनों में सेम एलिमेंट है वो 1 1 भी हो जाएगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे 5 से 5 एलिमेंट में हो जाएगा 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो ये कैलकुलेट करने की भी हमें जरूरत नहीं थी, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में दे रखा है इफ f of x is equal to e raised to power x and g of x is equal to this then f of g निकालना में। f of x क्या है e raised to power x और g of x क्या है log of √2x। हमें निकालना क्या है f of g of x। कैसे निकालोगे f of g of x, रखो पहले तो gx की वैल्यू रखो कितनी है log of √2x। अच्छा अब f कैसे काम करता है, जो भी अंदर है उसको e के ऊपर बिठा देगा,
अंदर क्या है, log ऑफ रूट 2x e रेज टू पावर log ऑफ रूट 2x। तो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि let let star be a binary operation on a set of natural number defined by a star b is equal to a raised to power b, then identity of this element is। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स को ऑपरेट किया, a स्टार b इज इक्वल टू a आ जाए, तो हमें b की वैल्यू बतानी है। ये कैसे काम कर रहा है, a रेज टू पावर b इज इक्वल टू a। अच्छा, दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, 1 हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। इफ f of x is equal to x raised to power alpha into log x and f of 0 is equal to 0, 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, then we have to find the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied। Rolle's theorem कब अप्लाई होगी, हमें तो बेसिक चीजें चाहिए। कौन कौन सी, एक तो हमें कंटिन्यूटी चाहिए, क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तीसरा, हमारे पास फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। 0 पे तो 0 दे रखी है, 1 पे चेक कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू log ऑफ 1, log 1 कितना होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो बस एक चीज रहेगी इसकी, क्या, क्वांटिटी। f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर अल्फा इंटू log ऑफ x। अच्छा, इसकी लिमिट निकालते हैं एक बार। 0 पे दिक्कत दे रहा है इस फंक्शन को, तो हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिमिट निकालते हैं, लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 of f of x which is equal to limit x tends to 0 x raised to power alpha log of x। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, इफ अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मर्जी है तो ये पूरे को 0 बना देगी। तो राइट हैंड लिमिट तो क्या आ रही है इसकी, एग्जिस्ट कर रही है 0। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ले ले हम, तो ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये टर्म नीचे आ जाएगी, एक्स रेज टू 1 बाई एक्स रेज टू पावर अल्फा इंटू log ऑफ एक्स। अब जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे तो ये क्वांटिटी कहाँ जाती जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, ये इन्फिनिटी, तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास है लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट कर रही, जब हम अल्फा की वैल्यू क्या लें, नेगेटिव। तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो इसमें ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में केवल एक ही नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव है, ऑप्शन डी 1/2, बाकी नेगेटिव है और ये 0 है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 द फंक्शन f of x is equal to x raised to power 25 into 1 minus x raised to power 75 टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट। किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, द फंक्शन क्या है, f of x is equal to x raised to power 25 into 1 minus x raised to power 75। तो हम इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तभी हम इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालें, इसके डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया तो 25 इंटू एक्स रेज टू पावर 24, और जो सेकंड टर्म है वो ऐसी कैसी रखूं। आगे अब दूसरी टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या, एक्स रेज टू पावर 25, तो ऐसे कैसे रखना है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे 75, आगे आ गया, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, एक पावर कम होगी 74। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो -1, वो मैंने माइनस पहले ही लगा दिया था, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर 24 बिल्कुल आ रहा है कॉमन। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 74 भी कॉमन आ रहा है, बचा क्या, 25 इंटू 1 माइनस एक्स, इधर तो 25 बचा और इधर एक पावर बची माइनस, यहाँ पे क्या बचा, केवल 75 बचा और साथ में एक्स बचा। 24 एक्स तो चले गए थे बाहर, इक्वल टू 0, है ना। अब इन तीन ब्रैकेट्स, तीन फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो पहले वाला 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू 1 होगी,
तो यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं हम। पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 25 x माइनस 75 x इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 100x, 100x को दूसरी तरफ भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 1/4। अब ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, तो इस पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो कर लेते हैं। 0 पे वैल्यू तो 0 आ रही है, 1 पे भी 0 आ रही है, तो एक ही बचा जिस पे नॉन जीरो आएगी तो भाई मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे देखो ना, जब फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 बना देगा इसको, 1 पे क्या आ जाएगी, ये 0 बना देगा इसको, तो 1/4 पे ही नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो इनमें से तो इसी पे मैक्सिमम होगी जो कि नॉन जीरो है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1/4 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द एब्सिसा ऑफ a point at which the slope of the normal to the curve is given as this। हमें x कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा उसका। अच्छा, कर्व क्या दे रखी है, कर्व दे रखी है x क्यूब इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, मतलब dy बाई dx निकालना में किसके इक्वल आएगा, 3x स्क्वायर। अच्छा, पहले काम करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर, अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्म, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर। अब ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल उसने दे रखा है, ये किस इक्वल है, -1/3 के, लेकिन हम यहां से निकालते तो इसका उल्टे का नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3, माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया। हमें पूछा एब्सिसा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, अल्फा के अंदर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √9 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अल्फा। अल्फा पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 3 अल्फा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगी जो, और टेंजेंट टू द कर्व जो टेंजेंट बनेगी इस कर्व के ऊपर 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, ये ध्यान रखना है x की वैल्यू 2 पुट करनी है। अच्छा, कर्व क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 है या कुछ और है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, डेरिवेटिव के लिए मेरे को आसानी रहेगी, इंटू वाई इज इक्वल टू 6। अब डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या, तो 2x, सेकेंड टर्म ऐसी कैसी। अब सेकेंड टर्म तो हमें डेरिवेटिव करनी है, y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालोगे तो -2xy अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर आया, लेकिन हमें तो एट x इज इक्वल टू 2 चाहिए, x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे y भी है साथ में, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू भी चाहिए, तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं 2 पे, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 6 अपॉन 6 दैट इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसका स्लोप कितना आ गया, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 -2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज, नीचे तो 6 बना, ऊपर क्या बना -4 अपॉन 6, कैंसिल करके -2 अपॉन 3। ये तो स्लोप आ गया टेंजेंट का। पासिंग पॉइंट क्या है, अभी निकाल लिया हमने, y की वैल्यू कितनी आई 1, कब, जब x की वैल्यू क्या थी 2। ये पासिंग पॉइंट है। स्लोप क्या है, -2/3, तो हम क्या निकाल लेते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस y1 की जगह 1 है, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस
x1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमें तो लाइन को ड्रॉ करना है। अच्छा, 1 को दूसरी तरफ भेज दो, y की वैल्यू आ जाएगी -2/3 x -2 प्लस 1। हमें तो इस लाइन को प्लॉट करना है। प्लॉट करोगे कैसे? x y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, पासिंग पॉइंट आते जाएंगे। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं इसमें, देखो ध्यान से, 2 रखो की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो आसान था मेरे लिए, ठीक है। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 5। 5 क्यों रख रहा हूं मैं? यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, सॉरी 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 इंटू एक्स की जगह 5 रखा मैंने, ये बना 3 प्लस 1, इससे कैंसिल करके कितना आ गया -1। जो x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू आई -1। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है। ट्रेंगल कैसी है उसको देखो, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके बनी है और साथ में इस लाइन से मिलके बनी है, जो ये लाइन है। पासिंग पॉइंट देखो इसका कौन सा है, 2,1 है। 2,1 कहाँ पे मिलेगा? x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, इधर 2,1 हो गया। और 5, -1, 5 x की वैल्यू 5 है, 3, 4, 5, और ये है -1 इधर होगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हमें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब ये एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। ये तो हमारे लिए और भी आसान है, तो हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेते हैं बस कोऑर्डिनेट्स को, ताकि हमारे पास बेस भी आ जाएगा और हाइट भी आ जाएगी इस ट्रायंगल की। ये कैसे निकालेंगे? ये तो इसके इंटरसेप्ट ही तो है इस कर्व के। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाओ, अब इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -2/3 इंटू -2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 प्लस 1 दैट इज 7/3। तो ये तो लाइन आई हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना है 7/3, मतलब इसका हाइपोटेनियस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हम करते हैं y की वैल्यू 0। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखी, ये 0 हो गया, ठीक है। 1 को इधर भेजा तो ये -1 हो गया, इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स -2। इससे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 3 को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, तो 3/2, ये क्या बनेगा 3/2। और यहाँ पे क्या बचेगा x -2, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज 7/2। तो x कोऑर्डिनेट तो आया हमारा, सो x इंटरसेप्ट आया 7/2। बेस भी पता लग गया और हाइट भी पता लग गई। ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वैसे भी एरिया निकल जाता। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 7/2 और हाइट कितनी है 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 49। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन चेक करो इसका, 49/12, तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इन अ पर्टिकुलर क्लास 20 students opted English while 25 opted हिंदी। 20 ने तो इंग्लिश चूज की, 25 ने हिंदी, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी और इंग्लिश प्रोवाइडेड क्लासेस वर कंडक्टेड इन डिफरेंट टाइम्स। ये बहुत आसान सा है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश में कितने हैं 20 हैं, और हिंदी में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 है, और दोनों की इंटरसेक्शन में जो दोनों को पढ़ेंगे वो है 10। तो हमें तो यूनियन ही तो निकालनी है, तो हिंदी पढ़े या फिर इंग्लिश पढ़े। तो इन दोनों का सम 20 प्लस 25 -10, तो कितना हो जाएगा ये 45 माइनस 10 दैट इज 35। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा।
इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इफ ये सेट दे रखा है हमें ए, सेट कौन सा है? इफ ए इज इक्वल टू एक्स, दोज एक्स वेयर एक्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सेट दे रखा है सेट ए इज इक्वल टू दोज एक्स, एक्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 0 से 30 के बीच में, जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से, मतलब 15 से भाग होंगे जो उनसे 15 आ जाएगा बस। और बी सेट में देखो मल्टीपल ऑफ 15 और 0 से 45 के बीच में, तो 15 और 30 आ जाएगा बी सेट में। तो आगे क्या पूछा? देन ए माइनस बी, ए में से बी घटा देते हैं तो कौन सा एलिमेंट हटेगा? 15। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? क्या बचेगा? ए माइनस बी। इसमें तो 15 है, 15 ही हटाना है तो एम्प्टी बच जाएगा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। टोटल नंबर ऑफ सबसेट विद ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद 98 एलिमेंट्स इज, जिसमें ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 98। अच्छा, अब हमें ए सेट के सबसेट बनाने हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ओड होंगे। मतलब या तो सिंगलटन सेट बनाएंगे तो हमें 98 में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम 98 में से कोई 3 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम 98 में से कोई 5 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, 4 नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। या फिर हम क्या क्या करेंगे 98 में से 97 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो इनका सम कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। में इसका सम निकालना है। अच्छा, एक चीज देखो, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन की, ये एक्सपेंशन क्या होगी? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र एंड सो ऑन सी एन एक्स स्क्र, यही होगी। अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन प्लस एंड सो ऑन सी एन। मतलब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना हो गया? 2 रेज टू पावर n। अब एक काम करो, x की जगह -1 रखो, -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 दैट इज 0 इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी वन। मतलब यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे या तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर करना है तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो यहाँ पे -1 रेज टू पावर n इंटू सी एन, ये होगा। अच्छा, दोनों का जोड़ करो एक बार, जोड़ कितना आएगा? कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी और कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, ऐसे ही होगा। या फिर माइनस कर दो, माइनस क्यों करना है अभी पता चल जाएगा। इसमें से माइनस करो, इसमें से हम 2 रेज टू पावर n में से 0 माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर n ही बचेगा। अच्छा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो सी नॉट में से सी नॉट माइनस किया तो कैंसिल हो गया। C1 में से -C1 माइनस करना है तो ये तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, जो ओड मल्टीपल्स हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, C1 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो हमें तो इनका ही तो सम निकालना है ओड कोफिशिएंट्स का। तो C1 प्लस C2 C3 प्लस C5 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 रेज टू पावर n अपॉन 2। इसको कैंसिल करेंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पे हमारे केस में n की वैल्यू क्या है? 98। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 98 माइनस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर 97। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला कि कोई हमारे पास x एक एम्प्टी सेट है और px उसका पावर सेट को डिनोट करता है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कितने होंगे। अच्छा, केवल यहाँ पे p देखो 1 2 3 4, मतलब 4 बार हमें एलिमेंट निकालने हैं। अच्छा, x क्या है? एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 0, x में 0 है।
तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ पावर 0 दैट इज़ 1। अब ये भी तो एक सेट आया है ना, इसका अगर मैं पावर सेट निकालता हूँ, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 1, तो 2 रेज़ पावर 1 दैट इज़ 2। अब ये भी तो एक सेट आया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 2। तो एक और बार p लगा देते हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? ये देखो अब 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4। हमें तो 4 बार p देखना है इसमें, तो इस पे भी तो लगाना पड़ेगा हमें यही सेम प्रोसेस। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 4। तो इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ 16। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। लेट ए एंड बी be two subsets of universal set U and A dash denote the complement of A, then we have to find this is equal to A union किसके साथ लेनी है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ इसकी यूनियन लेनी है। चलो इसको एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक दो सेट बना लिए इधर A और B, और एक हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट ही ऐसे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में चाहिए A यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो कौन सा है, ये है इंटरसेक्शन बी। तो और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़ के बाहर बढ़ा, इसको छोड़ के बाहर बढ़ा, बाहर वाला कौन सा? ये सारे का सारा इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस नीले वाला पोर्शन हटा देना है, ये पोर्शन है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन उसकी यूनियन किसके साथ करनी है? ए के साथ। ए कौन सा है हमारे पास? इसको ध्यान से देखो अब, ए तो हमारे पास ये है सारा, इसके साथ यूनियन करनी है। यूनियन करेंगे तो ये कॉमन पार्ट था वो भी शामिल हो जाएगा, तो पूरे का पूरा किसके इक्वल आ गया? यू के इक्वल। तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज। अच्छा यहाँ पे इसको ध्यान से देखो कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ए रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा हमें, ए रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है? ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और यहाँ पे बेस क्या होता है? ई। अब अगर मैं इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ ए रेज़ टू पावर एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये ए रेज़ टू पावर एक्स। तो हमें तो केवल इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो ए रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ए रेज़ टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई ए के इक्वल होगा। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं इसमें? रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव किया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? डी एक्स अपॉन रूट टू की वैल्यू निकाल दो, टू डी टी। तो हमने इसमें पुट कर दिया, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह तो हमने टी रख दिया, ए रेज़ टू पावर टी इनटू, अब dx अपॉन रूट एक्स है तो इसकी जगह क्या था? 2 dt था, ये था 2 dt। तो हम ये 2 dt यहाँ पे रख देते हैं, 2 को बाहर लिखा और साथ में dt। अब a रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी बताया था, इंटीग्रेशन तो ये होता है इसका। ये तो ऐसे कैसा a रेज़ टू पावर, एक मिनट, अच्छा हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है a रेज़ टू पावर t का, तो ये इंटीग्रेशन 2 तो ऐसे कैसा रहेगा? अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a रेज़ टू पावर t अपॉन log ऑफ ई ए प्लस कांस्टेंट। अच्छा t की जगह क्या था? रूट एक्स, तो हम यहाँ पे रूट एक्स रख देते हैं। अब 2 ए रेज टू पावर रूट एक्स। अच्छा 1 अपॉन log ऑफ ए बी है, तो इसको log ऑफ बी ए भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब बेस और इसको नंबर को चेंज करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log ऑफ बेस में तो ए आ जाएगा और ई आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन साथ में 2 रूट
बेस में ए चला गया और ऊपर ई चला गया, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।